Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं the first unit, that is the first chapter हमारी बुक का, which is Two Gentlemen of Verona. एक फिक्शन स्टोरी है, ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है. हम जब नाम पढ़ते हैं चैप्टर का टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, तो जेंटलमैन सुन के हमारे दिमाग में कैसी सी इमेज आती है कि कुछ लोग होंगे लाइक सूट कोट पैंट में एंड एकदम ऐसे बड़े से लोग होंगे बेसिकली. बट यहाँ हम स्टोरी देखेंगे तो इट इज़ अबाउट टू वेरी लिटिल बॉयज़, 12 और 13 साल के बच्चों के बारे में कहानी है. लेकिन टाइटल क्या दिया गया है? जेंटलमैन ऑफ वेरोना. वेरोना बेसिकली एक सिटी है इटली के अंदर और उसमें ये दोनों बच्चे रहते हैं. अब इन बच्चों को जेंटलमैन क्यों कहा गया है, क्या इनकी स्टोरी है, हम सब जानेंगे. लेट अस बिगिन. बट बिफोर वी बिगिन हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बुक में. तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ जेंटलमैन? एक जनरल स्टेटमेंट है, एक जनरल क्वेश्चन है. जेंटलमैन जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि उनकी क्वालिटीज क्या क्या होंगी. Work with your partner and complete the following web chart by listing the qualities of a gentleman. तो फर्स्ट क्वालिटी हमको इन लोगों ने खुद ही दी है बुक में कि courteous होते हैं जेंटलमैन, और हमको बतानी है क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एक जेंटलमैन की. एंड Does a gentleman have consideration for others and their feelings? क्या वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स का, उनके इमोशंस का ध्यान रखते हैं? yes or no? तो ऑब्वियसली हाँ, वो लोग रखते हैं. yes, gentlemen have consideration for others and their feelings. A true gentleman possesses the following qualities. एक true जो gentleman है, जेंटलमैन इज़ नॉट जस्ट अ पर्सन जो विमेन के साथ या लड़कियों के साथ अच्छी तरीके से पेश आते हैं. वो हर किसी के साथ अच्छी तरीके से पेश आते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं. उनमें क्वालिटीज़ होती हैं पोलाइटनेस. सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से वो रिस्पेक्ट और काइंडनेस और पोलाइटनेस के साथ सबको ट्रीट करते हैं. ऑनेस्टी होती है, झूठ नहीं बोलते जेंटलमैन. जेंटलमैन हो अगर आपको बनना है या होना है तो इट इज़ द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, एक अच्छे इंसान बनो, ऑनेस्ट इंसान बनो. दे स्पीक ट्रुथ एंड रिमेन फेयर इन ऑल डीलिंग्स. और हर चीज़ में वो दे रिमेन फेयर, मतलब हर चीज़ में वो सही रास्ता चुनते हैं. एंड सेल्फलेस होते हैं. एक सेल्फलेसनेस वाली फीलिंग होती है जेंटलमैन के अंदर. वो अपने आप को भले तकलीफ दे देंगे बट सामने वाला जो है, कोई अगर है तो उनको वो तकलीफ नहीं आने देंगे. वो अपने ऊपर सारी तकलीफें ले लेंगे. बहुत सेल्फलेस होते हैं, ठीक है. दे पुट द नीड्स ऑफ अदर्स बिफोर हिज ओन. क्या करेगा एक जेंटलमैन? अगर कोई भी सिचुएशन में उसको खुद को तकलीफ हो रही है तो वो उसको ले लेगा बट सामने वाले को तकलीफ नहीं होने देगा. कंपैशनेट होते हैं जेंटलमैन. दे शो केयर एंड कंसर्न फॉर दोज इन नीड. उनके अंदर बहुत कंपैशन होता है. कोई अगर ज़रूरतमंद है, कोई नीड में है किसी भी, वो अपनी फुल एफर्ट से कोशिश करेंगे उनकी हेल्प करने की. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जेंटलमैन अपनी लाइफ की, अपने आसपास वालों की लाइफ अच्छी बनाने की, हर तरीके से, ठीक है. कोई अपना वर्क है, अपनी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, हर जगह पे जो जेंटलमैन होते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एटीट्यूड रखते हैं कि हाँ, आई विल टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर द एक्शंस. तो वो दे टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर हिज एक्शंस एंड फुलफिल्स हिज ड्यूटीज़. अपने ड्यूटीज़ भी पूरे करते हैं वो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाते हैं. तो दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल. नाउ ह्यूमिलिटी इज ऑल्सो अ क्वालिटी विच जेंटलमैन हैव. एरोगेंट नहीं होते हैं, हम्बल होते हैं, ठीक है. ह्यूमिलिटी होती है उनमें. दे डो नॉट बोस्ट अबाउट हिज अचीवमेंट्स और स्टेटस. मैं बहुत अमीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे तो सब आता है, ऐसा सब नहीं करते जेंटलमैन. जेंटलमैन के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं बट वो दिखाते नहीं हैं उसके बारे में. बहुत प्राउड ओवर नहीं करते, ओवर प्राउड नहीं होते उस बारे में. इंटेग्रिटी होती है जेंटलमैन में. दे स्टे ट्रू टू हिज वैल्यूज़, स्टेज ट्रू टू हिज वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो मॉरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, कोई भी जेंटलमैन कितनी भी, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें अपने आप के जो मॉरल्स हैं उनको वो नहीं छोड़ते हैं. कोई कितना भी उनको ऑफ़र कर दे, करोड़ों ऑफ़र कर दे या कुछ भी बंगला ऑफ़र कर दे, गाड़ी ऑफ़र कर दे, जो उनके वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, वो उन पे टिके रहते हैं. एंड लॉयल्टी, दे रिमेन फेथफुल टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट्स. सब में वो लॉयल रहते हैं, बहुत
एक इंसान के प्रति उनका लॉयल्टी बना रहता है, इस तरीके के होते हैं जेंटलमैन। ठीक है, तो आई होप आप सब भी जेंटलमैन ही हैं, हम सब उसी कैटेगरी में, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ बेसिकली हमको एम्बॉडी करनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन योर डिस्कशन अबाउट व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट। हमने जो डिस्कशन किया, आप भी अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं डिस्कशन कि क्या क्या क्वालिटीज़ एक जेंटलमैन के अंदर होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक नॉर्मल मैन को एक जेंटलमैन बना देते हैं। नाउ हमारे डिस्कशन के बेसिस पे हमको बताना है कि स्टोरी किस बारे में हो सकती है। तो इट माइट बी द स्टोरी likely revolves around two individuals who demonstrate the qualities of a gentleman. It might be about characters who show kindness, responsibility, and selflessness in difficult situations. The story could highlight how appearances can be misleading and true nobility lies in actions, not status or wealth. Wealth, status, ये सब जो चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं, उनसे ज़्यादा जो क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस, कंपैशन, जो सब हमने बात करी अभी, ये सारी क्वालिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड ये स्टोरी इट मे फोकस ऑन सैक्रिफाइस, लव एंड डिग्निटी इन द फेस ऑफ हार्डशिप। कोई भी टफ सिचुएशन में भी आप ट्रू टू योर सेल्फ रहते हो, अपने मॉरल्स के साथ रहते हो, अच्छे एक इंसान बने रहते हो, उस सब के बारे में ये कहानी हो सकती है बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन। Now let us read the story. हमको बोला गया है कि read the story given below. Your teacher may use variety of techniques for different parts of the story, like silent reading, one student reading aloud to the whole class, students reading in small groups, या फिर dramatized reading in small groups. तो ये आपकी क्लास एक्टिविटी है। टीचर आपकी क्लास में किसी भी तरीके से ये स्टोरी को पढ़वा सकती है, एक बच्चे को सामने क्लास के बुला के पढ़वा सकती हैं, खुद वो रीड कर सकती हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। नाउ वील स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। स्टार्ट कर रहे हैं ऑथर। एज वी ड्रोव थ्रू द फुट हिल्स ऑफ द एल्प्स, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. Outskirts मतलब जो शहर के बाहर बाहर वाला इलाका है of Verona. Verona is a city in Italy and basically माना जाता है रोमियो एंड जूलियट की जो कहानी है वो वहाँ थी। रोमियो और जूलियट जो थे वो वहाँ पे रहते थे। कहाँ पे? वेरोना में। नाउ जो ऑथर है वो वहाँ जा रहे हैं और उन्होंने क्या देखा? दो बच्चों को देखा। They were selling wild strawberries और वो बच्चे क्या कर रहे थे? वो बेच रहे थे wild strawberries को। Don't buy, warned Luigi, our cautious driver. You will get fruit much better in Verona. Besides these boys, तो अब क्या होता है? ऑथर देखता है उन बच्चों को, वो लोग स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते हैं, वो हो सकता है वो खरीदना चाह रहा हो, बट बीच में ही क्या करता है उनका जो ड्राइवर है लुइजी, वो उनको रोकता है और बोलता है सिटी के अंदर खरीद लेना, अभी यहाँ से मत खरीदो ये बच्चे। और वो कंटिन्यू करता है, ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल ऑफ देयर शैबी अपीयरेंसेस। हम ऐसे करते हैं ना, ऐसा कुछ हम श्रग कर देते, एकदम ऐसे शोल्डर्स उसने हिला दिए अपने, और मतलब उसका बता रहा था वो कि वो अच्छा नहीं लग रहा है उसको, वो जो लड़के हैं वो देख के उनको लग रहा है बहुत शैबी सा उनका अपीयरेंस है और इन लोगों से हमको कुछ खरीदना नहीं चाहिए, अपना डिसअप्रूवल वो बता रहा होता है। One boy was wearing a worn jersey. Worn मतलब एकदम old and damaged, खराब सी jersey पहनी हुई थी and cut off khaki pants. The other shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. तो एक loose सा garment होता है जिसमें sleeves नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं tunic, and वो उसने पहनी हुई थी उसका skinny frame में। skinny frame मतलब बहुत पतला दुबला सा वो लड़का था। Yet, gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark, honest eyes. तो ऑथर क्या बता रहे हैं उनके अपीयरेंस के बारे में? वो दोनों बच्चों के ब्राउन स्किन थी उनकी और टैंगल्ड हेयर मतलब बहुत बिखरे हुए, उलझे हुए उनके बाल थे, एंड उनकी जो आईज पे उनका ध्यान गया तो उनकी डार्क ऑनेस्ट आईज थी, मतलब उनको उनकी आईज में झलक रहा था कि, और उससे एकदम वो स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड फील कर रहे थे कि उनकी आईज में सीरियसनेस दिख रही है उनको। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज, डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स। तो उन्होंने जब बात करी उनके कंपेनियन ने उन लड़कों से, तो उनको पता चला कि वो दोनों आपस में भाई हैं। तो निकोला द एल्डर जो बड़ा भाई था 13 ईयर्स का था, एल्डर वाले का नाम था निकोला, एंड जो छोटा भाई था वो था जेकोपो
who barely came up to the door handle of the car was nearly 12, मतलब वो इतना छोटा सा था, कार हैंडल का जो कार का हैंडल था उस तक वो barely पहुंच पा रहा था. And he was 12 years old. We bought their biggest basket and then set off towards the town. तो even though उनके ड्राइवर ने उनको मना किया इन लड़कों से मत खरीदो, आपको शहर के अंदर बेटर स्ट्रॉबेरीज मिल जाएंगी, फिर भी जो ऑथर है उन्होंने क्या किया, उनका सबसे बड़ा फ्रूट बास्केट, स्ट्रॉबेरी बास्केट उन्होंने खरीद लिया. आगे देखते हैं क्या हुआ. नेक्स्ट मॉर्निंग, coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square doing a brisk business. तो वो क्या बता रहे हैं, अगले सुबह ऑथर ने किनको देखा, फ्रेंड्स को अपने. यहाँ पे वो फ्रेंड्स जब बोल रहे हैं तो ही इज रिफरिंग टू निकोला एंड जेकोपो, क्योंकि वो उनसे एक बार पहले मिल चुके हैं एंड ही इज नाउ कंसिडरिंग देम एज हिज फ्रेंड्स. तो उन्होंने क्या देखा, वो शू शाइन बॉक्सेस जो हैं उनके ऊपर झुके हुए हैं, बैठे हुए हैं और अपना फाउंटेन के पास में, जो पब्लिक स्क्वायर होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, फाउंटेन के पास में वो बैठे हुए हैं, उनको आप शू शाइन बॉक्स लेके लोगों के जूते शाइन कर रहे हैं, बेसिकली अपना बिजनेस कर रहे हैं. We watched for a few moments, then as trade slackened, we went over. Trade slackened मतलब जब उनके आसपास जो भीड़ थी बहुत सारे लोगों की शू शाइन कराने जो आए थे वो कम हुई, तब ऑथर उनके पास गए. दे ग्रीटेड अस विथ फ्रेंडली फेसेस एंड निकोला एंड जेकोपो का जो फेसेस था वो एकदम फ्रेंडली स्माइली सा हो गया. आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर अ लिविंग, आई सेड. ऑथर क्या बोलते हैं उनको कि मुझे तो लगा तुम फ्रूट्स बेचते हो, दैट इज योर वर्क, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. तो फिर वो क्या जवाब देते हैं, वी डू मैनी थिंग्स सर, हम सिर्फ फ्रूट्स नहीं बेचते हैं, हम शू शाइन अभी कर रहे हैं एंड हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें करते हैं. निकोला आंसर्ड सीरियसली, ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली. ऑफन वी शो विजिटर्स टू द टाउन टू जूलियट्स टूम एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. और वो क्या बताते हैं, चलो हम फ्रूट्स भी बेचते हैं, हम ये शू शाइन वाला भी वर्क करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम एज टूरिस्ट गाइड्स लोगों को जो वेरोना में आते हैं घूमने, उनको हम जगह यहाँ की दिखाते हैं, घुमाते हैं एंड उनको कहाँ लेके जाते हैं, जूलियट्स टूम्ब, जूलियट की टूम्ब में, लाइक मतलब जहाँ पे द प्लेस वेयर जूलियट द वुमन रोमियो लव्ड वाज बरीड. रोमियो एंड जूलियट इज अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर. हमको पता है बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है रोमियो एंड जूलियट की, ठीक है. तो उसमें बेसिकली ऐसा बताते हैं कि वो जो जगह मानी जाती है जहाँ पे जूलियट की बॉडी को बरी किया गया था, वो जगह जूलियट का टूम्ब है, और हम वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं उनको घुमाने लेके जाते हैं एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, और भी जगहों पे उनको घुमाते हैं. ऑल राइट, आई स्माइल, यू टेक अस अलोंग. तो जो नरेटर हैं वो बोलते हैं कि ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम ही हमको पूरा का पूरा जो टाउन है वो घुमा दो. एज वी मेड the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. Demeanor मतलब एक appearance and behavior. Like कोई भी इंसान बिना बोले ही अगर रूम में वॉक इन करता है कोई, और वहाँ उसको कोई नहीं जानता, तो सबके दिमाग में एक इमेज बन जाती है ना उसकी, सब लोग जज करते हैं कि अरे कैसा इंसान होगा वगैरह. तो उनका जो डिमीनर था उन बच्चों का, उससे जो ऑथर है वो बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं. उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही करेजियस बच्चे हैं, मतलब उनका डिमीनर एकदम चार्मिंग सा था, ठीक है, एंड एकदम रिमार्केबल था. दे वर चाइल्डिश इनफ इन मैनी वेज, क्वाइट आर्टलेस. आर्टलेस मतलब एकदम इनोसेंट से, प्यारे से छोटे से बच्चे ही थे आफ्टर ऑल वो लोग. जेकोपो वॉज लाइवली एज अ स्क्विरल. तो जेकोपो को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे कैसे, स्क्विरल से. निकोला स्माइल वॉज स्टेडी एंड एंगेजिंग. और निकोला की जो स्माइल थी वो कैसी थी, स्टेडी रहती थी, उसके फेस पे रहती थी और एंगेजिंग थी. Yet in both these boyish faces there was a seriousness which was far beyond their ears. Seriousness which was far beyond their ears. Beyond their ears मतलब उनकी एज से कहीं ज़्यादा एज वाली उनके अंदर एक सीरियसनेस थी उनके चेहरे पे, जो इतने छोटे बच्चों में नहीं देखी जाती है जनरली. In the week which followed, we saw them frequently, for they proved extremely useful to us. If we wanted a pack of American cigarettes or seats for the opera or the name of a good restaurant, Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs. तो जो एक हफ्ते जो ऑथर और उनके कंपेनियन रुके वहाँ पे वेरोना में, पूरे टाइम निकोला एंड जेकोपो वो वेरी हेल्पफुल फॉर देम. क्या क्या करते थे वो, उनके लिए
जब उनको अमेरिकन सिगरेट्स चाहिए होती थी वो लेके आते थे, या फिर ओपेरा में सीट्स बुक करनी है तो वो कर देते थे, या अगर उनको कोई अच्छा रेस्टोरेंट, नए सिटी में हम जाते हैं हमको पता नहीं होते कौन से रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं, तो रेस्टोरेंट्स के नाम, अच्छे वाले रेस्टोरेंट्स के नाम भी वो बता देते थे उनको, और हर एक छोटे मोटे काम के लिए निकोला एंड जेकोपो पे वो रिलाई कर सकते थे, मतलब भरोसा कर सकते थे। What struck one most was their willingness to work. During these summer days, under the hot sun, they shined shoes, sold fruit, hawked newspapers, conducted tourists around the town and ran errands. इतना सब कुछ वो बच्चे करते थे। ये बात ऑथर को बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाती है, उनके दिमाग में बैठ जाती है कि क्या हो रहा है, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं ये लोग, इतनी गर्मी वाले दिनों में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं लोगों के शूज़ को, फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, हॉक्ड न्यूज़पेपर्स मतलब न्यूज़पेपर्स को भी बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, टूरिस्ट को राउंड द टाउन घुमा भी रहे हैं, एंड रैन एरेंड्स, एरेंड्स मतलब छोटे मोटे जो काम है जिनके लिए हमको थोड़ा आसपास जाना पड़ता है, वो सारे काम भी ये जो बच्चे हैं वो कर रहे होते हैं। तो अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बच्चे इतना सारा काम इतनी गर्मी के दिनों में कर क्यों रहे हैं आखिर। One night we came upon them in the windy deserted square resting on the stone pavement beneath the lights। तो क्या बता रहे हैं ऑथर, एक रात में वो दिखे उनको वो दोनों बच्चे एक विंडी और डेजर्टेड स्क्वायर में, डेजर्टेड मतलब एकदम खाली, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, और एंड दे वर रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट बीनीथ द लाइट, स्टोन के पेवमेंट था उसके ऊपर वो लोग बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे। निकोला सैट अपराइट टायर्ड, निकोला जो है वो सीधा बैठा था पर उसके चेहरे पे भी थकावट दिख रही थी। A bundle of unsold newspapers lay at his feet, और उसके पैरों के पास में क्या रखा था, न्यूज़पेपर्स का एक बंडल जो मे बी वो बेचने के लिए रखे हों। Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. ऑलमोस्ट मिडनाइट थी, ऑलमोस्ट रात के 12 बजे थे, और जो वो छोटा भाई था जेकोपो वो अपने भाई के कंधों पे सर रख के सो गया था। Why are you out so late, निकोला? तो ऑथर पूछते हैं इतनी रात में, ऑलमोस्ट मिडनाइट हो रही है, ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पैडुआ, वी शैल सेल आवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन। तो वो एक बस का वेट कर रहे थे जो आएगी मिडनाइट के बाद ऑब्वियसली उस टाइम पे, एंड वो उसका वेट कर रहे थे, एंड वो बोल रहा था कि उस बस में मुझे ये सारे के सारे न्यूज़पेपर्स बेचने हैं। मस्ट यू वर्क सो हार्ड? अब फाइनली नरेटर इतना सोच ही रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इतना सब काम क्यों कर रहे हैं, फाइनली उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, मस्ट यू वर्क सो हार्ड, इतना काम करना ज़रूरी है? यू बोथ लुक रैदर टायर्ड, बहुत ज़्यादा तुम लोग थके हुए लग रहे हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, तो वो जवाब देता है हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये काम करने में, तो वी आर नॉट कंप्लेनिंग। But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes. You eat little enough. When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. Tell me, what do you do with your money? तो वो पूछ लेता है उससे अगले दिन जब वो जाता है फाउंटेन के पास शू शाइन कराने। ऑथर पूछता है निकोला से कि तुम लोग तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते होगे, तुम लोग इतने सारे काम करते हो और तुम लोग कुछ स्पेंड भी नहीं करते हो। मैंने देखा है जब तुम खाना खाते हो तो इट इज़ यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स, जो बहुत छोटा सा मील होता है, बहुत सस्ता सा, एंड ना तुम लोग अपने कपड़ों पर स्पेंड करते हो पैसे। तो मुझे बताओ कि तुम इतना कम स्पेंड करते हो एंड इतनी सारी तुम कमाई करते हो अलग अलग जगहों से, तुम उस पैसे का करते क्या हो? तो क्या होता है जब ये सवाल निकोला से पूछते हैं वो, तो निकोला का चेहरा बदल जाता है बिल्कुल, उसका कलर, ही इज डीपली सनबर्न, देन लुक्ड पेल, ही लुक्ड टू द ग्राउंड। पहले उसका एकदम चेहरा से सनबर्न टाइप का रेडिश हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद पेल हो जाता है उसका चेहरा, मतलब फिर उसके बाद पूरा येलोइश कलर का हो जाता है। ही लुक्ड टू द ग्राउंड, और फिर वो शर्म के मारे ऐसे नीचे देखने लगता है। You must be saving up to immigrate to America, I suggested. He looked at me sideways and spoke with an effort. तो जब वो जवाब नहीं दे रहा था, निकोला ने नीचे देखा, तो ऑथर ने क्या बोला, तुम्हारा हो सकता है प्लान हो कि तुम अमेरिका शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, अमेरिका एमिग्रेट कर जाओ, मतलब अपना कंट्री छोड़ के कोई दूसरी कंट्री में सेटल होने को एमिग्रेट कहते हैं। तो अमेरिका में जाके सेटल होना चाहते हो तुम। एंड फिर वो निकोला क्या करता है, ही लुक्ड एट हिम साइडवेज, एंड उसके बाद फिर वो थोड़ा एफर्ट के साथ कोशिश करके बोलने की कोशिश करता है। वी शुड ग्रेटली लाइक
to go to United States, but here at present we have other plans. तो वो बोलता है कि हाँ हमको अच्छा तो लगेगा बड़ा कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अभी हमारे कुछ दूसरे प्लान्स हैं. तो पूछता है नरेटर व्हाट प्लान्स. तो वो ही स्माइल्ड अनकम्फर्टेबली. जस्ट प्लान्स सर, ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस. बहुत धीमी से आवाज़ में वो बोलता है जस्ट प्लान्स सर. तो वो मतलब बताना नहीं चाह रहा होता है बेसिकली जो नरेटर है उसको कि हमारे क्या प्लान्स हैं. तो वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो. तो नरेटर पूछता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मत बताओ मुझे, बट मैं मंडे को जा रहा हूँ टाउन से, तो उससे पहले क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ. तो फिर क्या होता है, निकोला शुक हिज हेड बट सडनली जेकोपो सेड. तो निकोला पहले मना कर रहा था, अपना हेड हिला रहा था वैसे कि नई टाइप्स में, एंड जेकोपो लेकिन उत्ते में बीच में बोल पड़ता है एकदम से, सर ही बर्स्ट आउट, एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री टू पुलिट कार 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles, but tomorrow since you are so kind, you might send us in your car. तो निकोला मना करना चाह रहा था, लेकिन जेकोपो बीच में एकदम से बर्स्ट आउट करके बोलता है कि हम लोग ना हर संडे को जाते हैं 30 किलोमीटर्स दूर, एक गांव है वहाँ पे, एंड हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग बाइसिकल्स को हायर करते हैं और बाइसिकल करके वहाँ पे जाते हैं. बट सिंस आप इतने काइंड हो, आप हमसे पूछ रहे हो कि क्या आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ मैं, तो आप हमारी ये मदद कर सकते हो कि आप हमको अपनी कार में भेज देना. तो वो जवाब देता है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड लुईजी ही माइट हैव द संडे ऑफ. हाउएवर आई आंसर्ड आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ. तो नरेटर ने ऑलरेडी अपने ड्राइवर को संडे की छुट्टी दे के रखी थी, लेकिन वो क्या बोलता है उन लड़कों को कि मैं ही तुमको ड्राइव करके ले चलूँगा. फिर देयर वॉज अ पॉज. निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट हिज ब्रदर इन वेक्सेशन. वेक्सेशन मतलब एकदम गुस्से में, अनोयंस में, ठीक है, एजिटेशन, हैसल में, कि ये तुमने क्या बोला, क्यों मदद मांगी तुमने. और फिर निकोला बोलता है वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं है हमको कार में छोड़ने की. इट वॉन्ट बी एनी ट्रबल. तो नरेटर बोलता है कि कोई मुझे परेशानी नहीं होगी, कोई बात नहीं. ही बिट हिज लिप देन in a rather put out tone he said very well. तो एक थोड़ी offended annoyed सी टोन में निकोला बोलता है कि okay very well sir, ठीक है आप हमको छोड़ देना. Now the following afternoon we drove to the tiny village set high upon the hillside. काफ़ी ऊंचाई पे वो विलेज था, एंड आई इमेजिन दैट आवर डेस्टिनेशंस वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स. हम्बल ड्वेलिंग्स का यहाँ पे मतलब है छोटे छोटे घर हो सकता है वो विलेज में होंगे. बट डायरेक्टेड बाय जेकोपो वी ड्रू एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला. एक बड़े से रेड कलर की रूफ वाले विला के सामने आके वो रुक जाती है गाड़ी. जबकि नरेटर को क्या लग रहा होगा, ये लोग जा रहे हैं गांव में, तो कोई अपने घर वालों से मिलने या कुछ जा रहे होंगे, छोटा सा इनका घर होगा विलेज में. बट वो गाड़ी कहाँ जाके रुकवाई जेकोपो ने, एक बहुत बड़े विला के सामने. Surrounded by a high stone wall, I could scarcely believe my eyes, and before I could recover my breath, my two passengers had leaped from the car. मतलब वो लोग कार से उतर गए थे, निकोला एंड जेकोपो, जब तक वो ऑथर रियलाइज करे कि अरे कहाँ आ गए हम, ठीक है. तो फिर क्या होता है, वो बोलते हैं वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, परहैप्स ओनली एन आवर, मे बी यू वुड लाइक टू गो इन द कैफे इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक. दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल. तो वो बोल के चले जाते हैं नरेटर को कि हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, तब तक आप ना पास में कैफ़े वगैरह है, यू कैन गो देयर फॉर अ ड्रिंक. आफ्टर फ्यू मिनट्स आई फॉलोड. तो नरेटर पहले तो कार में बैठा रहा, फिर थोड़े मिनटों बाद जब वो दोनों चले गए निकोला एंड जेकोपो, तो वो के पीछे पीछे चला गया. I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. A pleasant-looking woman with the steel-rimmed spectacles appeared. I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. तो वो जब उनके पीछे पीछे जाता है तो वो क्या देखता है, एक लेडी, वो बेल पे जाते हैं, फिर एक लेडी जो बहुत वेल ड्रेस्ड होती है, जिसने चश्मे पहने होते हैं, वो खोलती है दरवाज़ा, एंड फिर उसको रियलाइज़ होता है कि इसने तो एक नर्स के जो कपड़े हैं वो पहने हुए हैं. एंड आई ब्रॉट 2 small boys here. तो नरेटर बोलते हैं आई ब्रॉट 2 small boys here, जो सामने नर्स गेट खोलती हैं उनको.
तो फिर नर्स एकदम से आंसर करती है, यस, हर फेस लिट अप, एकदम खुश हो जाती है वो, और शी ओपन द डोर टू एडमिट मी मतलब अंदर, मतलब एडमिट नहीं कर रही है वो उनको हॉस्पिटल में, बस अंदर आने के दे रही है। एंड निकोला एंड जेकोपो, आई विल टेक यू अप। तो फिर वो बोलते हैं हाँ आप निकोला और जेकोपो को यहाँ लेके आए होगे ना, हाँ मैं आपको लेके चलती हूँ उनके पास, आई विल टेक यू अपस्टेयर्स। शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइटल वेस्टिब्यूल मतलब लॉबी के अंदर, into the hospital. For the hospital the villa had become. तो जो विला है, जो बाहर से एक घर टाइप का, विला टाइप का दिख रहा है, वो एक्चुअल में अंदर से क्या बन चुका है, एक हॉस्पिटल। At the door of the little cubicle the nurse paused, put her finger to the lips and with a smile bade me to look through the glass partition. तो नर्स क्या करती है, जब वो लॉबी के पास से चले जाते हैं तो वो एकदम ऐसे फिंगर ऑन योर लिप्स ऐसे करती है, उसको इशारा कि एकदम चुप हो जाओ ध्यान से, एंड वो उसको इशारा करती है कि ये ग्लास के बाहर उस तरफ देखो, वहाँ पे वो लोग बैठे हैं। तो वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक सिस्टर जो है वो बैठी हुई है, एक लड़की बैठी हुई है, और वो तो निकोला एंड जेकोपो उसके पास बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमको बताते हैं आगे क्या होता है। द टू बॉयज वर सीटेड एट द बेड साइड ऑफ अ गर्ल ऑफ अबाउट 22 who popped up on pillows wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatter, her eyes soft and tender. तो एक लड़की बैठी होती है वहाँ बेड पे हॉस्पिटल के, एंड वो तकियों के सहारे से सीधी बैठी हुई होती है, एंड वो जो बातें हैं निकोला एंड जेकोपो की उनको सुन रही होती है, और उसकी आईज एकदम सॉफ्ट सा एक्सप्रेशन उसका होता है। One could see at a glance her resemblance to her brothers. A vase of wild flowers stood on her table beside the dish of fruit and several books. उसके पास क्या रखा था, फ्रूट्स पड़े थे, बुक्स पड़ी थी, एंड एक वास रखा था जिसमें फ्लावर्स थे, ठीक है। एंड उसकी शक्ल देख के ही जो ऑथर है उनको समझ में आ जाता है कि ये पक्का इन दोनों की बहन है, क्योंकि उन तीनों का फेस आपस में काफ़ी सिमिलर था। Won't you go in? The nurse murmured. Lucia will be pleased to see you. तो वो क्या बोलती है, नर्स बोलती है कि आप अंदर नहीं जाओगे क्या उनसे मिलने? लूसिया जो मतलब जो उनकी सिस्टर का नाम है, वो बहुत खुश होगी आपसे मिलके। I shook my head and turned away. I felt I could not bear to intrude upon this happy family party. But at the foot of the staircase, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys. तो नरेटर जो है उन्होंने नर्स को मना किया कि नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा इन लोगों से मिलने। वो इंट्रूड नहीं करना चाहते थे उनकी प्राइवेसी को, उसके बीच में नहीं आना चाहते थे वो लोग, उनका फैमिली मोमेंट चल रहा था अच्छा सा। एंड वो क्या करते हैं, नर्स को साइड में थोड़ा ला के पूछते हैं उनसे कि आपको इन बॉयज़ के बारे में जो सब पता है वो प्लीज़ मुझे बताइए। तो शी वॉज ईगर टू डू सो। नर्स बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटमेंट से ये चीज़ करना चाहती थी, बताती है वो उनको। दे वर, शी एक्सप्लेन्ड, क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर लूसिया, हर फादर अ विडोअर। विडोअर मतलब जो इंसान की वाइफ पास अवे कर गई है, नहीं है। अ वेल नोन सिंगर हैड बीन किल्ड इन अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर। और उनके जो फादर हैं वो भी जब वॉर हुई थी उनके देश में, तो वॉर के चलते उनकी फादर की भी डेथ हो जाती है। Shortly afterwards, a bomb had destroyed their home. फिर उसके बाद क्या होता है, जहाँ जिस घर में वो तीनों रहते थे वो घर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है एक बॉम्ब के वजह से। एंड thrown the three children into the streets. They had always known a comfortable and cultured life. तो ये तीनों बच्चे जो हैं, लूसिया है और दो भाई हैं निकोला एंड जेकोपो, तीनों बच्चों को हमेशा से बचपन से आदत थी अच्छे से रहने की, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, उनके पेरेंट्स भी चले जाते हैं, उनका घर भी चला जाता है। लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर। पहले के टाइम में जब सब सही था तो लूसिया खुद सिंगिंग की प्रैक्टिस करती है, लेकिन and had suffered horribly from near starvation and exposure to cold winter. ठीक है, पहले वो अच्छी लाइफ जी रहे थे, कल्चर्ड लाइफ जी रहे थे, बट इसके बाद ये सब जब उनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, उसके बाद वो बहुत कोल्ड विंटर में हॉरिबली एकदम सरवाइव करने के लिए जी रहे थे कि खाना भी कहाँ से आएगा, रहेंगे भी कहाँ। For months they had barely kept themselves alive. Barely वो जिंदा रह पा रहे थे, and in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. जो भी उनका घर खराब हो गया था बॉम्ब के कारण, टूट गया था, उसके बचे कुछ मटेरियल से उन्होंने खुद अपने हाथों से कुछ बनाया शेल्टर जैसा, और वहाँ पे वो काफ़ी महीनों तक रहे। Then for 3 years Germans ruled the city. 3 साल के लिए जर्मन्स ने
उनका शहर जो है वो रूल किया. The boys grew to hate the Germans. When the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. ऑब्वियसली उनके शहर में, देश में वॉर हुई है, जर्मन्स ने आके उनके शहर को टेक ओवर कर लिया, तो ऑब्वियसली वो बच्चे जो थे वो एकदम हेट करना उन्होंने चालू कर दिया जर्मन्स को. एंड जब रेजिस्टेंस मूवमेंट हुआ जर्मन्स के खिलाफ तो उन लोगों ने बहुत ज़ोरों शोरों से उसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट किया. When the war was over and we had peace at last, they came back to their beloved sister and they found her suffering from tuberculosis of the spine. तो जब वॉर ख़त्म हो गई फाइनली, पीस का माहौल हो गया देश में, जब वो वापस आए अपनी प्यारी सी बहन के पास तो उन्होंने क्या देखा कि वो सफ़र कर रही है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन से. शी पॉज्ड, टुक अ क्विक ब्रेथ. तो नर्स की कहानी बता रही है तो वो रुक जाती है, फिर सांस लेती है और कंटिन्यू करती है और वो पूछती है, डिड दे गिव अप? I do not have the answer to that question. They brought her here, persuaded us, मतलब उन्होंने हमको मनाया कि हम उसको हॉस्पिटल में ले लें. Persuaded us to take her into the hospital. In the 12 months, she has been our patient. She has made good progress. There is every hope that one day she will walk and sing again. तो नर्स बोलती है पूरे चांसेस हैं. पिछले 12 महीने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और निकोला एंड जेकोपो ने हमको कन्विंस किया कि हम उसको अपने हॉस्पिटल में रखें एंड हमको फुल होप है कि वो वापस से चलने फिरने लगेगी और गाना गाने लगेगी वापस से. तो उन लोगों ने गिव अप नहीं किया या किया उसका मेरे पास शॉर्ट आंसर नहीं है, बट इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि वो रिकवर तो कर जाएगी. Of course, everything is so difficult now. Food so scarce मतलब बहुत कम है, not enough. And dear, we could not keep going unless we charged a fee. तो वो जानती है उन बच्चों की कहानी. ऐसा सुन के आपको लगेगा कि फिर हॉस्पिटल वालों में होनी चाहिए ना इंसानियत कि वो फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं उन लोगों से, बट वो बताती है कि नहीं, हालात इतने ख़राब हैं, खाना इतना कम है, हर एक चीज़ ऐसी है, तो हमको फ़ीस चार्ज करनी पड़ती है इन लोगों से. बट एवरी वीक लूसियाज ब्रदर्स हैव मेड देयर पेमेंट. और हर हफ्ते ये जो बच्चे हैं ये आके पेमेंट करके जाते हैं. शी एडेड सिंपली, आई डोंट नो व्हाट दे डू, आई डू नॉट आस्क. वर्क इज स्कार्स इन वेरोना. स्कार्स अगेन कम है, वेरोना में काम करने का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और मुझे नहीं पता ये बच्चे क्या करते हैं, बट वट एवर इट इज़ आई नो दे डू इट वेरी वेल. हर टाइम वो आके पेमेंट टाइम से कर देते हैं. वो लोग जो भी कर रहे होते हैं, वो लोग, मुझे पता है जो भी कर रहे होंगे वो अच्छी तरीके से बेस्ट वे में कर रहे होंगे. तो नरेटर बोलता है यस, क्योंकि उन्होंने देखा है उनको कितनी मेहनत से काम करते हुए. आई अग्रीड. एंड वो बोलते हैं दे कुडंट डू इट बेटर, इससे अच्छे से वो नहीं कर सकते थे. I waited outside until the boys rejoined me, then drove them back to the city. फिर वो वापस आके कार में बैठ जाते हैं, फिर वो कार में वेट करते हैं उन बच्चों का. वो बॉयज़ आते हैं, कार में उनको ज्वाइन करते हैं और वो उनको वापस से शहर में लेके जाते हैं. They sat beside me, not speaking. For my part, I did not say a word. बच्चों ने भी कुछ बात नहीं करी ऑथर से, ऑथर ने भी कुछ बात नहीं करी उन बच्चों से. I knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret, yet their devotion had me touched deeply. ठीक है, तो वो बोलते हैं मुझे पता था कि वो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उनको पता चल गया कि मेरे को उनके बारे में सब पता है, तो वो चाहते होंगे कि वो सीक्रेट उनका सीक्रेट ही बना रहे, तो इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया. एंड फिर भी उनका जो डिवोशन है, उनका जो डेडिकेशन है, वो मुझे मतलब मेरे दिल को छू गया. War had not broken their spirit. Their selfless action brought a new nobility to human life, gave promise of greater hope for human society. तो उनका जो actions थे, war ने उनको बदला नहीं. वॉर की इतनी बुरी कंडीशन से वो निकल के आए, फिर भी वो लोग एट हार्ट अच्छे इंसान बने रहे. उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी बहन का ख्याल रखा. सेल्फलेस एकदम वो लोग थे, हार्ड वर्किंग थे. जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जेंटलमैन की क्वालिटीज़ डिस्कस करी थी ना, वो सारी क्वालिटीज़ इन बच्चों के अंदर थी. एंड दैट इज़ वाई दिस चैप्टर इज़ द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना. आई होप पूरी की पूरी जो प्यारी सी स्टोरी थी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी. ऑथर के बारे में जान लेते हैं. A.J. क्रॉनिन ने ये कहानी लिखी है. He was a doctor by training. He practiced medicine in Wales and in London. It was while recovering from a breakdown in health he wrote his first novels. It was a huge success. Cronin gave up practicing medicine and took off
to writing as a career. He wrote a number of novels and short stories. Among his best known novels are The Citadel, The Key of Kingdom and The Spanish Gardener. तो ये सारी की सारी स्टोरीज उन्होंने लिखी. पहले एजे क्रॉनन एक डॉक्टर थे, फिर उनका जो राइटिंग करियर है इट टुक ऑफ उनकी पहली बुक से, तो फिर उसके बाद ही बिकेम अ राइटर. Some of his novels have been made into successful films. The title of the story, that is one of the early plays of Shakespeare, the story recounts the hard life chosen by two young boys so that they could pay for the treatment of their sister afflicted with tuberculosis. The boys' sacrifice and their sincerity and devotion to the cause and maturity they display in their actions gives a new hope for humanity. तो ये बच्चे बिल्कुल जेंटलमैन टाइप थे. हमने पूरी की पूरी स्टोरी जानी. अपनी सिस्टर के लिए लोग कितने सेल्फलेसली वर्क कर रहे थे, उनके साथ बहुत ट्रेजेडीज़ हुई, फिर भी उन्होंने जो अपना अच्छा नेचर, अपनी काइंडनेस, अपना हार्ड वर्क कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी क्वालिटीज़ के साथ उन्होंने काम किया. ये सब कुछ नरेटर को टच कर गया बिल्कुल उनके दिल में. एंड बहुत ही प्यारी टचिंग हार्टफेल्ट स्टोरी थी. आई होप सब कुछ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया हो. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइज. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन. सो गो चेक आउट द वेबसाइट magnetbrains.com and I will see you guys in the next video. Until then, keep learning.